हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों का अभ्यास आपने शुरू कर दिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, वेक्टर चैप्टर मैंने कल ख़त्म कर दिया है। हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल से ले लिए थे, पर अभी भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे बाकी हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर आज मैं उनको पूरा कवर कर रहा हूं, जिससे कि आपको वेक्टर जीरो लेवल से लेकर अप टू द मार्क तक आपका रिवीजन, और साथ में मैं आज आपको एक बताऊंगा बच्चों, कंसेप्ट को कैसे लिस्टिंग करना है। आपको कंसेप्ट लिस्टिंग चार्ट बनाने के लिए बोलूंगा आपको, तो कंसेप्ट लिस्टिंग चार्ट कैसे बनता है वो भी आपको डिस्कस करूंगा। चलिए, अच्छे अच्छे सवालों के लिए मैं अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए, हर सवाल को कंसेप्ट वाइज हम देखेंगे कैसे कैसे सवाल यहां पर बने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। सवाल मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, विच ग्रुप of forces cannot produce the resultant of 2 न्यूटन। ऑप्शन दिए गए बच्चों आपको, पहला ऑप्शन दिया गया है 2 4, दूसरा दे रखा है आपको 1 5, तीसरा आपको दे रखा है 5 10, और चौथा आपको दे रखा है 10 11। याद कीजिए, मैंने कहा था कि दो फोर्सेस से रिजल्टेंट कौन सा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम से कम नहीं हो सकता, यानी रेंज ऑफ रिजल्टेंट का कंसेप्ट लग रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इन दो से अगर देखें अपन, पहले ऑप्शन से देखें तो इस पहले ऑप्शन से आर मैक्स कितना बन सकता है? 6, और आर मिनिमम कितना बन सकता है बच्चों? दोनों का डिफरेंस 2। इससे देखेंगे तो आर मैक्स क्या बन सकता है बच्चों? 6, और आर मिनिमम क्या बन सकता है? 4। इससे देखें आर मैक्स क्या बन सकता है? 15, आर मिनिमम क्या बन सकता है बच्चों? 5। इससे देखें आर मैक्स क्या बन सकता है बच्चों अपना? 10 और 11 मिलकर 21, और आर मिनिमम क्या बन सकता है बच्चों? 1। तो 2 न्यूटन कौन सा प्रोड्यूस नहीं कर सकता? तो देखो, इसमें 2 आ रहा है, बिल्कुल कर सकता है ये। इसमें 5 और 15 के बीच में मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 15 है। 5 15 के बीच में 2 नहीं आ सकता बच्चों, ठीक है। 5 और 1 6, और इन दोनों का डिफरेंस 4। 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन है यहां पर बच्चों, या 3 न्यूटन है, तो यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 2। यस, 2 इसमें भी आ रहा है बच्चों, तो ये प्रोड्यूस कर सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें नहीं आएगा 2, बीच में 5 से 15 बीच में नहीं आएगा, और 1 से 21 के बीच में आएगा 2। तो केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो रिजल्टेंट 2 को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। देखने में थोड़ा सा गलती हो गया, 3 5 नजर आ गया मुझे, ठीक है, तो ये 3 है अपने पास में बच्चों। चलिए भाई, अगले सवाल को देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। आपको डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है बच्चों, एक ट्राइंगल बनाकर दिया है आपको ऐसे। ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवाया है आपको, जब कंसेप्ट डिलीवर कर रहा था मैं आपको। ये O पॉइंट है बच्चों, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इसको उसने बोला है C वेक्टर, इसको उसने बोला है B वेक्टर, इसको बोला उसने A वेक्टर, यहां PR और ये RQ, और साथ में दे रखा है कि RQ वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ PR वेक्टर है, 2 टाइम्स ऑफ PR वेक्टर है। तो विच रिलेशन इज करेक्ट? और 4 जो रिलेशन आपको दे रखे हैं, सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है, ठीक है। और 4 रिलेशन आपको दे रखे, कौन सा रिलेशन करेक्ट है? पहला आपको दे रखा बच्चों, ट्वाइस A वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू 3B वेक्टर। दूसरा आपको दे रखा है A वेक्टर प्लस 3C वेक्टर
इज इक्वल टू ट्वाइस बी वेक्टर। तीसरा आपको दे रखा है 3a वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस बी वेक्टर। चौथा आपको दिया हुआ है a वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इज इक्वल टू 3b वेक्टर। ऐसा आपको दिया हुआ है। कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल OPR के अंदर अगर देखें बच्चों अपन, इन ट्राइंगल OPR, तो ट्राइंगल रूल लगा दीजिए यार बच्चों। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों रेगुलर ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर का, तो रिजल्टेंट बनेगा। यानी मैं लिख सकता हूं जो सी वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा बी वेक्टर। यहां से आपने PR वेक्टर की वैल्यू को निकाल दिया बच्चों, तो ये बना बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये पहली इक्वेशन। अब लीजिए आप इन ट्राइंगल ORQ में आप लें, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों रेगुलर ऑर्डर में या अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहां बी वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इसी कस्सू आप लिख सकते हो ए वेक्टर। तो यहां से अगर आप RQ वेक्टर की वैल्यू को निकालते हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। और आपको दिया हुआ है कि RQ वेक्टर जो 2 टाइम्स ऑफ PR वेक्टर है, तो RQ की जगह पर 2PR लिख सकते हो आप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहां से PR वेक्टर की वैल्यू को निकालोगे बच्चों तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2 बनेगा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन PR वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहां पर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस b को इधर ले आइए, तो ये 3b वेक्टर इज इक्वल टू बन गया बच्चों ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से कौन सा आ रहा है। फोर्थ आंसर जाएगा बच्चों ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इज इक्वल टू 3b वेक्टर। तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। आई थिंक समझ में आया होगा। ये 2 सवाल हमने किए बच्चों, और सवाल देखेंगे तीसरा। सब अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। कंसेप्ट को पकड़ोगे तो ही चीजें ग्रिप के अंदर आपके आने वाली हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे सवालों को ध्यान से देखेंगे आप। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों आज का हमारा। 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। If magnitude of a vector plus b vector, magnitude of a vector plus b vector is equals to n times the magnitude of a vector minus b vector, n times of a vector minus b vector, ऐसा दिया हुआ है आपको। Then the angle between a vector and b vector, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कॉस इनवर्स n-1 अपॉन n+1। दूसरा दे रखा है आपको कॉस इनवर्स n² -1 अपॉन n² +1। तीसरा आपको दे रखा है कॉसाइन इनवर्स में n-1 अपॉन n+1। चौथा आपको दे रखा है साइन इनवर्स में ही दिया हुआ है n² -1 अपॉन n² +1। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। एंगल बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या होगा। आप सबको बात पता है बच्चों कि 2 वेक्टर का ये हो रहा है एडिशन और ये है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है यार 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस AB cos थीटा के बराबर होता है। बराबर यहां n टाइम्स और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट होता है बच्चों, सॉरी a² प्लस b² माइनस ट्वाइस AB cos थीटा के बराबर होता है। दोनों साइड पर अगर आप स्क्वायर कर दें तो √ तो हट जाएगा। ये बना बच्चों a² प्लस b² प्लस ट्वाइस AB cos थीटा बराबर n² और यहां बनेगा a² प्लस b² माइनस 2AB cos थीटा। और सवाल में दिया कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो दोनों की जगह पर आप a लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2a², यहां पर भी 2a² cos थीटा बराबर, यहां होगा
यहां 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा। इस ब्रैकेट को खोल दो और सभी कॉस थीटा एक तरफ ले जाओ और बिना कॉस थीटा वाली टर्म एक तरफ ले आओ। तो ध्यान से देखो 2a² माइनस 2a² n², ठीक है, या इसको उधर ले जाओ, ऐसा करो प्लस में इधर वाली टर्म को इधर ले आओ 2a² कॉस थीटा, ये माइनस जाएगा, इसको इधर ले आओ प्लस हो जाएगा ये n² 2a² कॉस थीटा बराबर n² 2a² और ये 2a² इधर जाएगा माइनस 2a² हो जाएगा। तो दोनों में से आपने 2a² को कॉमन लिया बच्चों, साथ में cos थीटा को भी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस n² यहां से मिलेगा, यहां से आपने 2a² को कॉमन लिया तो n² माइनस 1 यहां से मिलेगा, 2a² से 2a² मरेगा और cos थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1 और थीटा इक्वल करोगे तो आपको सेकंड आंसर मिलेगा। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छा सवाल था। चलिए बच्चों अगले सवाल पर आते हैं। यह भी अच्छा सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे बच्चों, क्या सवाल दिया हुआ है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। यार बच्चों दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्ट P प्लस Q होता था, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। तो R मैक्सिमम जो बनेगा बच्चों वो होगा अपने पास P प्लस Q और वो आपको दे रखा 10 न्यूटन, ये तो पहली इक्वेशन। और R मिनिमम बनता था बच्चों दोनों का डिफरेंस, वो आपको दे रखा है उसने 6 न्यूटन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो Q से Q मरेगा, यहां से 2P आपको मिलेगा 16, तो P की वैल्यू बनेगी 8 न्यूटन एंड Q जो बनेगा बच्चों वो बनेगा 2 न्यूटन, क्योंकि 8 और 2 मिलकर 10 बन जाना चाहिए। अब आगे क्या बोला सवाल के अंदर, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, यानी इन दोनों को 3 न्यूटन से इंक्रीज करना है, मतलब P डैश बन गया है 8 और 3 11 हो जाएगा ये, और Q डैश बनेगा 5 न्यूटन, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बोला है इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, ये जो नए फोर्सेस आए इनका रिजल्टेंट बताना है, व्हेन दे आर एक्टिंग एट एन एंगल 90 डिग्री। ये दोनों अगर 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं P डैश और Q डैश, तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा R डैश वो आपको बताना है। सिंपल सी बात है, R डैश चाहिए तो अंडर रूट P डैश स्क्वायर प्लस Q डैश स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आया था बच्चों। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 146 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पहले ही ऑप्शन में रूट 146, दूसरे में 11, तीसरे में रूट 70, चौथे में 8 न्यूटन आपको दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, एक सर्कल बनाकर दिया, यहां आपको लिख कर दिया उसने OC वेक्टर, यहां लिख कर दिया उसने OA वेक्टर, यहां लिख कर दिया उसने OB वेक्टर, ये 45 के एंगल पर है, ये भी 45 के एंगल पर है, और सभी का मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर शोन इन फिगर, और ऑप्शंस आपको दे रखा है, रिजल्टेंट बताना है आपको। पहला दे रखा है R, दूसरा दे रखा है 2R, तीसरा दे रखा है R इंटू 1 प्लस रूट 2, और चौथा दे रखा है आपको R इंटू रूट 2 माइनस 1। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर जाएगा। OC और OA ये दोनों के दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बच्चों, ये भी R है, ये भी R है, दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो बाइसेक्टर लाइन पर जाएगा और रूट 2 टाइम्स बनेगा।
यानी मैं अगर इन दोनों को हटा दूं तो इनकी जगह पर रिजल्टेंट इधर ही जाएगा और वो होगा r√2 के बराबर। अब ये दोनों वेक्टर हो गए बच्चों पैरेलल, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के सम के बराबर आएगा r प्लस r√2। r को कॉमन ले लो, 1 प्लस √2 हमारा थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए और देखेंगे अच्छे सवाल। अब एक बड़ा प्यारा सवाल है, देखने के लिए तो बड़ा छोटा सा थ्योरेटिकल सवाल है, पर कंफ्यूज होते हैं और ऐसे ही सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है बच्चों, कि जिसके अंदर चीजें गलत हो जाए हमारी। ठीक है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है देखो। इफ p वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ q वेक्टर। ठीक है, हेयर k इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट दे रखा है आपको, तो देन करके और 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको पहला ऑप्शन दे दिया बच्चों p वेक्टर पैरेलल टू q वेक्टर, दूसरे में दे दिया आपको p वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू q वेक्टर, तीसरे में दे दिया p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, चौथे में दे दिया आपको बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 ऐसे दे दिया आपको। अब यार क्यू के तो एक कांस्टेंट टर्म है ना बच्चों, इक्वल का साइन ये बता रहा है अपने को कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये बता रहा है साफ साफ के टाइम्स है क्यू वेक्टर का, के टाइम्स जो होगा वो पी वेक्टर हुआ, और इक्वल इस बात को बताता है कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं। पर प्रॉब्लम ये कि के जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट तो बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल होगा और अगर नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल होगा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमारा आंसर जाएगा 4th, बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों पॉसिबल है, क्योंकि के बारे में आपको ये नहीं बोला, बस बोला के इज कांस्टेंट। हाँ, अगर बोलता के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, के इज नेगेटिव कांस्टेंट, पर के सिर्फ कांस्टेंट बोला तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन देखना होता है कि हैव सेम डायरेक्शन, दोनों का साइन अगर सेम है तो पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल में हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की एक प्लस का एक माइनस का तो अपोजिट डायरेक्शन। पर मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है पैरेलल, और हाँ इक्वल में फर्क पड़ता है। इक्वल में फर्क पड़ता है कि अगर ये इक्वल बोला है, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि p वेक्टर की वैल्यू k टाइम्स है q। अब k की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है ना, k की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये भी, कि इफ मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू -√3 टाइम्स ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, ये दिया हुआ है। तो देन आपको बोला मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप डैश 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 कितना होगा, इक्वल टू करके बोला है। और ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, पहला दिया हुआ 0, दूसरा दिया हुआ है आपको 1, तीसरा दे रखा है -1, चौथा दे रखा है आपको √3 के बराबर। अब ये तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यूनिट वेक्टर्स के लिए दिया हुआ है, और अपन सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वो हमेशा 1 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। पर ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है ए बी साइन थीटा, पर ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो केवल साइन थीटा। मैं लिख देता हूं, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप साइन थीटा बराबर -√3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो बचा क्या, सिर्फ साइन थीटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू बचा क्या, कॉस थीटा। यहां से कॉस को इसके नीचे लाओ तो tan थीटा की वैल्यू बनेगी बच्चों -√3। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को आकर, ये कंफर्म है कि माइनस में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो नहीं होगा, 90 से बड़ा एंगल ही होगा, पर 90 से कितना बड़ा होगा ये हमें पता नहीं है।
ठीक है, 90 से कितना बड़ा होगा ये हमें पता नहीं, तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा डैश। अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम गलत लिख देते हैं। अब इतना मालूम है कि 90 प्लस थीटा डैश अगर होगा तो ये कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा डैश बनने वाला है, क्योंकि 90 से शुरू होगा तो कन्वर्ट होगा बच्चों tan कॉट में, ठीक है, और थीटा डैश क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 तो माइनस में आ जाएगा, यहां से माइनस कट गया, तो मुझे मालूम है कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो थीटा डैश जो होगा वो 30 डिग्री होगा। अब इस थीटा डैश को उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो इसका मतलब tan 120 की वैल्यू -√3 होती है, तो थीटा मिला आपको 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप सब्ट्रैक्शन है बच्चों, तो अंडर रूट a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर -2 मॉड ऑफ a कैप मॉड ऑफ b कैप कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 -2 कॉस 120, यहां 120 कॉस 120 के लिए -½ होती है बच्चों, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4th। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट को सीखने के लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, चलिए। देखें अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इफ द वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा उसने 3i कैप, फॉर्म 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यार बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको पहले इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा बच्चों पहले, तो पहले अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लेते हैं भाई, आई कैप जे कैप के कैप, यहां 1 1 1, यहां पर 3 0 0। चलिए पहले आई कैप 0 -0 ही आएगा बच्चों, माइनस जे कैप करोगे 0 -3 आएगा, प्लस के कैप करोगे 0 -3 आएगा, तो ये बनेगा बच्चों 3j कैप -3 के कैप। ये आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू, इसका मॉड निकालो बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालो, 9 + 9 यानी कि 9√2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इसके अंदर रख दो यार 1/2, यहां 9√2 यानी कि 9/√2 अपने पास में जवाब आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 9 दूनी 18 3 आएगा बच्चों, 3√2 सॉरी 3√2, यहाँ 3√2 आएगा तो यहाँ 3/√2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर चला जाएगा इसका। चलो अगला सवाल एक और देखेंगे, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को समझना होगा बच्चों। अगला सवाल जो है उसकी लैंग्वेज को देखिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि लैंग्वेज ही यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लैंग्वेज में अगर आपने चीज़ों को नहीं समझा तो सवाल आपका गलत हो सकता है बच्चों। बोला है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर एक्सप्रेस्ड एज, ए वेक्टर आपको एक्सप्रेस दिया हुआ है उसने 2i कैप प्लस जे कैप ऐसे एक्सप्रेस किया है, और बी वेक्टर को उसने एक्सप्रेस किया है बच्चों i कैप माइनस जे कैप से। आगे बोला है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, वो 4 ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। सीधी सी बात है यार बच्चों, यूनिट वेक्टर वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ऐसा तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर होता है कि जब हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों तो हमारा आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये एन कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से अगर आप एन कैप की वैल्यू को निकालते हो तो ये बनता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
तो ये हो गया अपने पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए पहले तो आप। आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर की वैल्यू क्या, 2 1 0, 1 -1 0। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों इसका। चलो आई कैप की वैल्यू देखो पहले, 0 0 0 ही आएगा ये तो। ये माइनस जे कैप 0, ये भी 0 ही आएगा बच्चों। के कैप की वैल्यू देखो, -2 -1, -2 -1, तो -3 के कैप आ जाएगा। -3 के कैप आया, और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो 3 आएगा बच्चों। तो केवल के कैप आंसर जाना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि इसका आया -3 के कैप और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 होगा, तो माइनस के कैप, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो अगर तो केवल के कैप हो जाएगा। तो हमारा आंसर 4th जाएगा जिसमें के कैप दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी। और 3-4 सवाल करते हैं तो बातें और समझ में आएंगी आपको। चलिए देखिए बच्चों अगला सवाल। तीन वेक्टर आपको, 4 वेक्टर आपको दे रखे हैं बच्चों। एक वेक्टर दे रखा है आपको ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है बच्चों वो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। सी वेक्टर आपको दे रखा 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। और डी वेक्टर आपको दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ए वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर। ऑप्शन दे दिए आपको, पहला सेम, दोनों सेम वेक्टर्स हैं। दूसरा पैरेलल। तीसरा आपको दे दिया परपेंडिकुलर। चौथा दे दिया आपको एंटी पैरेलल। पता करना है भाई अपने को। तो ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर मीन्स व्हाट? ए बी वेक्टर मीन्स होता है बच्चों बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा ध्यान रखना ए बी वेक्टर मतलब। ठीक है, तो फाइनल कौन है? बी। बी में से ए को सेपरेट करते हुए लिखो बच्चों जरा ध्यान से। 4 - 3 1 मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई में से आई को, जे में से जे को, के में से के को सेपरेट किया, ये बन गया आपके पास ए बी वेक्टर। ऐसे सी डी वेक्टर, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करो। डी में से सी को सेपरेट करो, 4 में से 7 गया -3, 6 में से 9 गया -3 जे कैप, और 0 में से 3 गया तो -3 के कैप। तो आप देख रहे हैं कि यहां बनेगा -3 कॉमन ले लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यानी साफ साफ दिख रहा है अपने को बच्चों कि सी डी वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड का 3 गुना है ए बी का मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि ये सब प्लस के हैं और ये सब माइनस के आ रहे हैं। इसका मतलब है एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड तो देखना ही नहीं है। पैरेलल और एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन देखी जाती है। अगर ये भी प्लस का होता तो पैरेलल होता, पर माइनस का आया तो एंटी पैरेलल, तो हमारा आंसर जाएगा 4th। अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, समझिए अब आगे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आपको कंसेप्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ठीक है, एक लास्ट वैरायटी का सवाल और आपको मैं करवा देता हूं, क्योंकि और बाकी दोनों सवाल वैसे ही हैं बच्चों। आगे बोला इफ ए कैप एंड बी कैप आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स हैं तो पक्की बात है मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 है, और नॉन कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन के होंगे ये। ठीक है, अब अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो पक्की बात है उनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बन ही रहा होगा। आगे बोला बच्चों की मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू जो है वो √3 है। देन द वैल्यू ऑफ
आपको बताना है 2a कैप माइनस 5b कैप डॉट 3a कैप प्लस b कैप की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को ऐसे, पहला दे रखा है 41/2, दूसरा दे रखा है आपको 11/2, तीसरा दे रखा -11/2, चौथा दे रखा -41/2। ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड √3 दे रखा है। इसका मतलब बच्चों कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि आपको मालूम है दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री का होता है तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर आता है। तो इसका 1 का √3 टाइम्स कितना होगा, √3 होगा ना, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये तो अपन पहले बात जान चुके हैं। अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 2a कैप को 3a कैप से करो पहले, तो बनेगा बच्चों 6, क्योंकि a कैप स्क्वायर आएगा और a कैप की वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 6 × 1। फिर आपने 2a कैप को b कैप के साथ किया तो ये आया 2a कैप b कैप का डॉट प्रोडक्ट। फिर इसको इससे किया -5a कैप डॉट b कैप, फिर इसको इससे किया -5 × 1। ठीक है, तो ये तो 6 हो गया, ये -5 हो गया, तो मतलब ये तो हो गया 1। इन दोनों का बनेगा -3a कैप b कैप। यहां पर आएगा बच्चों मॉड ऑफ a कैप मॉड ऑफ b कैप cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहां से मिलेगा 1 - 3/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू हाफ, 2 आपने ले लिया है। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ये आ गया 2a कैप डॉट b कैप, ये 15 आएगा, सॉरी -5 × 3 -15 आएगा, तो -15 मतलब -11 हो गया बच्चों। ये यहाँ -11 हो गया। ठीक है, 11 × 13, 15 में से 2 गया, 13 बचेगा। यहाँ 13 और 2 ले लो एलसीएम, 2 - 13 यानी -11/2 हमारा आंसर जाएगा थर्ड वाला बच्चों। ये था बच्चों हमारे पास में वेक्टर के जितने अच्छी वैरायटी के, और तो बाकी मैंने कंसेप्ट में बता ही दिया था, पर अगर आपको मैं अब बताना चाहूं यहां पर, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक चीज और बताना चाहता हूं। ठीक है, वो जरा समझ लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों कंसेप्ट लिस्टिंग, जो कि आपको एग्जामिनेशन से पहले सभी चैप्टर को पूरा पढ़ना तो खैर पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको कंसेप्ट लिस्टिंग बता देता हूं कैसे आपको करनी होगी। ठीक है, कंसेप्ट लिस्टिंग, और चाहिए तो डिटेल में मैं इसकी पूरी एक वीडियो बना दूंगा, एक पूरे चैप्टर की, एक पूरे यूनिट की, जिससे कि आपको कंसेप्ट को लिस्टेड करना आ जाए कैसे करना है। कुछ मत कीजिए, आप पिछले 15 साल के पेपर लीजिए, 15 ईयर्स PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए आप, और वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन, इसमें दोनों लेना, नीट का भी ले लेना और जेईई मेंस के भी ले लेना। ठीक है, दोनों आप पेपर ले लीजिएगा। अब वेक्टर के जितने भी वैरायटी के सवाल बने हैं इन सब पेपर के अंदर, 15 साल के पेपर के अंदर, आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कंसेप्ट कौन सा यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो किसी अननोन की वैल्यू पूछ लेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, अननोन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दोनों वेक्टर, अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं तो एक का दूसरे पर प्रोजेक्शन पूछ लेगा। प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखा है या किस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, या फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया कौन सा पैरेलल है, कौन सा एंटी पैरेलल है, कौन सा इक्वल है। तो इस वैरायटी से जितने भी सवाल आपके बने हैं, उन सब सवालों में यूज होने वाले कंसेप्ट्स को कागज पर लिखते जाइए। कंसेप्ट को लिखना है, ध्यान रखना कि कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। 15 साल के पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के अंदर, नीट और जेईई मेंस के अंदर जितने भी सवाल वेक्टर के आए हैं, उन सभी सवालों को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये देखना है आपको कि वेक्टर के कौन कौन से कंसेप्ट्स यूज हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उन कंसेप्ट को आज कागज पर लिखते चलिए कि मान लो पहला सवाल आपने किया, मान लो 2002 का सवाल किया,
उसमें बोल दिया आपको कि ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस p k कैप। दूसरा वेक्टर आपको दे दिया बी वेक्टर 2j कैप प्लस 2i कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो दिख गया आपको कि यार दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। कंसेप्ट मिल गया आपको, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो आई को आई से करना है 6, जे को जैसे करना है +4, के को कैसे करना है 2p बराबर 0। तो p की वैल्यू -5 आ गई बच्चों। तो आपको दो चीजें मिल गई कि डॉट प्रोडक्ट करते समय पर ध्यान रखना है कि आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से करना है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो कंसेप्ट मिल गए आपको, ठीक है। इन दोनों कंसेप्ट को लिस्टिंग कर लिया आपने कि पहला कंसेप्ट हमें ये मिला। फिर अगले सवाल पर आ गए। अगले सवाल में कुछ और पूछ ले, मान लो एक ये दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, मान लिया यहां पर -5 दे रखा था, +5 कर दिया मैंने और कह दिया आपसे कि ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो मालूम है यार ए वेक्टर का बी वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका कॉस कंपोनेंट और जिस पर चाहिए उसकी डायरेक्शन। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, और यहां पर बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, कंसेप्ट को आपने लिख लिया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ही होता है, वो कंसेप्ट आपने लिख लिया। तो मैं गारंटी देता हूं अगर इतने साल के आपने कंसेप्ट को लिस्टेड कर लिया तो 60 to 70% क्वेश्चन उस पेपर में जब अगर आया तो गारंटी आपके उन्हीं कंसेप्ट पर बेस मिलेंगे। 70% तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। हो सकता है किसी के चैप्टर में 100% मिल जाए, रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 30% ही मेहनत करनी पड़ेगी और 30% अपने सिलेबस से, अपने जो अपन करा रहे हैं उससे भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट की लिस्टिंग ऐसे ही करनी है इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।